Welcome to a special episode of The Speaking Citizen. I am Mehru Jafar. The International Day of the World's Indigenous Peoples is marked every 9th August annually. The purpose is to raise awareness of the rights of the world's indigenous population that mostly demands forest rights, water, and land. And to protect their rights, it is also to recognize the contribution of the ancient wisdom of indigenous people to improve world issues like environment protection. Today, I celebrate the International Day of the World's Indigenous Peoples with Jacinta Querqueta. Jacinta is an important young female voice from the Adivasi community today. She is a journalist and poet who lives in Ranchi. She was born in a little village in Jharkhand on August 3. So a belated but very happy birthday to you, Jacinta. Thank you so much for joining us at The Citizen. Thank you so much. Thank you so much, जोहार, और इस मंच में ये बातचीत करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, अपना वक्त दे रही हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है जसिंता, आपको क्यों लगता है कि हिंदुस्तान में आदिवासी का जीवन खतरे में है? मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, इस धरती में आदिवासियों का जीवन इसलिए खतरे में है क्योंकि धरती ही खतरे में है। और आदिवासियों का जल जंगल जमीन से बहुत एक गहरा रिश्ता है, उनके अस्तित्व का सवाल रहता है इसके साथ जुड़ा। और पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी मैं देखती हूँ कि ये जो संसाधनों की लूट के लिए जिस तरीके से जंगल, पहाड़, नदियां पर हमले हो रहे हैं, आज जैसे जैसे ये सारी चीजें खत्म होंगी, उनका दोहन होगा। और क्योंकि आदिवासियों का इनके साथ बहुत एक जीवन का भी और उनका जो जीवन दर्शन भी है, ये सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। उनकी जो अपनी परंपराएं हैं, आस्था है, जीवन शैली है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के बिना वो थोड़ा मुश्किल है। वो उनके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये संसाधनों के लिए जंगल जमीन सब पूरी प्रकृति पर हमले हैं, तो आदिवासियों पर भी वो हमले हैं। और इनका अगर अस्तित्व नहीं बचता है तो आदिवासियों का भी अस्तित्व नहीं बचता है। तो आपने ये छोटे से गांव जहां आप पैदा हुई थी झारखंड में, इसको छोड़ के क्या आपने अपने आप को शहर में रह के बचा लिया है इस खतरे से? और मैं शहर में तो नहीं रहती हूँ, मैं शहर से 4 घंटे दूर एक छोटे से गांव में रहती हूँ, और वो झारखंड का गुमला जिला है। और उससे गुमला जिला में एक छोटा सा गांव है, एक प्रखंड है चैनपुर। और वहां मैं पहाड़ों के पास में छोटे से गांव में लोगों के साथ रहती हूँ, और कम्युनिटी में वो किस तरीके से काम करते हैं, मैं उनको किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, वहाँ की लड़कियों के साथ मैं कैसे संवाद कर सकती हूँ, वो खुद को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे मैं काम करती हूँ और उधर ही रहती हूँ। और मैं ज्यादातर ये और करीब से अपने समाज को भी देखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने गांव में मेरा बचपना भी बीता है, शहर में भी बचपना बीता। तो शहर में भी मैं देखती नहीं थी कि मेरे माता पिता पहली पीढ़ी थे जो पहली बार वो शहर में जाके उन्होंने कुछ काम तलाशना शुरू किया, और उसके लिए उन्होंने अपनी भाषाएं भी छोड़ी, उन्होंने हिंदी सीखा। और शहर में वो सर्वाइवल के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब हम शहर में जाते थे तो ये भी देखते थे कि गांव से ऐसा लगता है कि शहर में जाने से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, लेकिन शहर में जाने के बाद वहां भी लोग ये महसूस करते थे कि इससे अच्छा तो हमारा गांव था। तो मेरी माँ की वजह से हम अक्सर गांव आना जाना करते थे, और गांव में भी रह के मैंने देखा कि जो हमेशा से गांव में रहे हैं उनका तो अपना एक जीने का तरीका है,
लेकिन जो शहर जाते हैं और फिर शहर से आते हैं और फिर शहर की कुरीतियों को वो नॉर्मल समझते हैं, जैसे स्त्री पे हिंसा हो गया। तो जब हम उस समय पहले तो झारखंड बिहार था, लेकिन जो छोटा नागपुर के इलाके में हम रहते थे, तो छोटा नागपुर से के इलाके से जब हम बिहार के अलग अलग इलाकों में गए, तो हमने वहां देखा कि ये अलग तरह का जीवन है, जहाँ पे स्त्रियां घर से बाहर इतना ज्यादा नहीं निकल सकती हैं या फिर उनके भी वो पुरुषों के साथ इतना खुले तरीके से बात नहीं कर सकती हैं। तो एक तो एक तो उस समाज का भी दबाव था कि मेरे घर में भी धीरे धीरे मेरे घर के पुरुष हैं मेरे पिता हैं, भाई हैं, वो एक समय के बाद में हमें किसी भी पुरुष से या किसी भी लड़के से बात नहीं करने देते थे। और मेरी माँ भी आस पड़ोस में किन्हीं से बात हो जाता था तो उसके लिए उनको बहुत मार भी पड़ती थी कि फलाने से तुमने क्यों बात कर लिया। हाँ, तो मुझे जब मैं वापस गांव में लौटती थी तो बहुत सुकून फील होता था कि यहाँ पे इतना ज्यादा ऐसा इस तरीके की चीजें नहीं है। तो मैं ये देखती थी कि ये क्यों है, ये शहर और गांव का भी बात नहीं है, ये किस समाज ने किस तरीके का समाज गढ़ा है उसका भी कारण है। तो मैंने देखा कि लेकिन जब मेरे भाई और मेरे पिताजी हम लोग जब गांव लौट आए, तब फिर भी मेरे भाई और पिताजी में वो सारी चीजें थी कि अभी भी आप किसी गांव के लड़के से नहीं बात कर सकते हैं, किसी के घर नहीं जा सकते हैं। तो जब हम बाद में कॉलेज पढ़ाई करने के लिए बाहर आए, रांची आए, तो मैं कई सालों तक बहुत साइकोलॉजी और मेंटली बहुत बहुत प्रॉब्लम से गुजरती थी कि कैसे कोएड में कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे कॉलेज में साथ में ये करें। और वो मानसिक स्थिति अब जिस तरीके से हम गुजर रहे हैं, उसको कोई स्कूल कॉलेज कोई डील नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे काफी कुछ साल मुझे शहर में भी एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रहा था जब हम पढ़ाई के लिए अकेले आ गए। कैसे लोगों के साथ डील करें, क्या ईमानदार बने रहे या बेईमान हो, या क्या अपना भोलापन अपनी सादगी थोड़ा खत्म करे और चालाक हो। ये द्वंद वो चलता था और इस तरीके के स्ट्रगल वो थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शहर में जाके आदिवासी और विकसित हो जाते हैं या गांव गांव लौट आते हैं तो वो बैकवर्ड रहते हैं। मुझे ये बिल्कुल शहर और गांव का नहीं ये होता है, कल्चर क्या है और किस तरीके के जीवन दर्शन में कौन सा समाज कौन सा गांव जी रहा है, ये मुझे लगता है वो मायने रखता है। जसंता, अपनी कविता में आपने बार बार जिक्र किया है कि जंगल में नदी का रंग लाल हो गया है। इसका क्या मतलब है कि नदी का रंग लाल हो गया है, और ये कैसे हुआ? और नदी का रंग लाल जब भी मैं कहती हूँ तो अ, एक तो अ, आदिवासी इलाकों में जो जनसंहार नरसंहार ये चल होता है। दूसरा कि माइनिंग की वजह से लोग विस्थापित होते हैं और माइनिंग की वजह से कई कई जंगल के इलाके में कई सारी नदियों का रंग लाल हो जाता है और मछलियां भी उससे भी मर जाती हैं और लोगों का जीवन भी बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि जंगल के भीतर जितने भी छोटे छोटे गांव हैं उनका नदियों से बहुत उनका जीवन जुड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा जीवन वो प्रभावित होता है। तो इसलिए मैं वो सिंबॉलिक वो नदी का लाल होना कहती हूँ। तो ये सारी सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि हमारे हिंदुस्तान में हर इलाके का जब गांव का भी बात होता है जंगल का भी बात होता है तो वो थोड़ा फर्क रहता है। बिहार के इलाकों में अगर कोई गांव वो अपनी गांव की बात करेंगे तो गांव के भीतर की जो कल्चर है पॉलिटिक्स है ये बहुत अलग होगा। हम जब गांव की बात करते हैं तो हम आदिवासी गांव की बात करेंगे, वहाँ का सौंदर्य कुछ अलग होगा, वहाँ का संघर्ष कुछ अलग होगा। तो हाँ, तो सारे हाँ, ये जो लाल शब्द है जंगल जंगल का लाल होना या नदी का लाल होना, तो उसकी वजह है, उसके कारण है। और मुझे लगता है कविता के साथ साथ उस इलाके के बारे में अगर जब हमारी जानकारी नहीं रहती है तो हमें हमें इतना कई बार समझ में लोगों को नहीं भी आता है कि वो उसका अर्थ क्या है। और जरा बताइए, ये कौन लोग हैं जो पेड़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, जैसे आपने अपनी कविता में लिखा है? मैं तो ऐसा ये लोग हैं वो लोग हैं ये मैं नहीं कहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि
जो अ, कथित सभ्य समाज है और जिसका पूरा का पूरा जीवन पैसे के इर्द गिर्द घूमता है, और विकास करते करते जिन्होंने प्रकृति प्रकृति को ध्वंस करने के साथ साथ जंगल पहाड़ को नष्ट करने के साथ साथ जिनके भीतर से इंसानियत भी नष्ट हो रही है और यूनिवर्सल वैल्यू भी कटते जा रहे हैं। मुझे लगता है यही वो तबका है जो अ, पूरी प्रकृति का ध्वंस कर रहा है। तो मैं पर्टिकुलर कोई समाज का किसी का ये नाम नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जैसे जैसे ये बदलाव होता है इंसान के भीतर, वो ये करता है। और वो कोई भी हो सकता है, वो शायद हमारे समाज के भीतर से भी लोग निकले और उनके भीतर भी वो ह्यूमैनिटी खत्म होने लगे, वो जीवन मूल्य खत्म होने लगे। कल को वो भी शायद बिचौलिए की तरह ये काम करें। और तो मैं हाँ, कोई कम्युनिटी को कि इसने पर्टिकुलर बचा के रखा है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, आज के समय में हम नहीं कह सकते। इवन मैं अपने समाज को भी बहुत तटस्थ होके और बहुत सतर्क होके देखती हूँ, क्योंकि भारत में इतने सारे आदिवासी समुदाय हैं और उनका जीवन दर्शन मैच करता है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि किन किन कारणों से कैसे कैसे उनके भीतर क्या बदलाव आए हैं। तो आपके बुजुर्गों की विरासत, जिसके बारे में बहुत आदिवासी लिखते हैं आप जैसे, और बात करते हैं अपने बुजुर्गों की विरासत की, तो आपके बुजुर्गों की विरासत में ऐसी क्या खास बात है जो आप जैसी नई पीढ़ी के लोग को भुलाई नहीं भूलती? बताइए। और जब भी हम वो पुरखों की बात करते हैं तो आदिवासी समुदाय में लोग ऐसा स्वर्ग नर्क पे विश्वास नहीं करते हैं कि लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग चले जाते हैं। और जितना भी संगठित धर्म है उसका कहीं ना कहीं है कि आप कोई एक जगह है जहाँ पे खुशियां हैं वहां पे, या जन्नत है या स्वर्ग है, वहां चले जाना होता है। आदिवासी समुदाय ये मानता है कि मृत्यु के बाद हम, जो हमारे पुरखों की आत्माएं हैं, उनके साथ में हम रहते हैं। और आज भी छत्तीसगढ़ में लोग जो अपने अपने गोत्र के जो पुरखे हैं उनके पास, हम उन्हीं के ही जमात में, उन्हीं की टोली में हम रहते हैं। और हमारी जो आत्माएं हैं ये पूरे जंगल झाड़ नदियां इनको बचाने का काम करती हैं। वो एक एक शक्ति के रूप में वो धरती पे रहती हैं, प्रकृति के साथ रहती हैं, मुझे मानते हैं। तो इसलिए बहुत सारे पर्व त्योहार भी हैं जिसमें एक एक शक्ति को, जो पुरखों की शक्ति को उनको लोग सेलिब्रेट करते हैं। उनको लोगों के बीच में उनका कोई सिंबल, चाहे पेड़ से कोई सिंबल अगर बनाते हैं तो वो उनको लेकर आते हैं, उनके साथ में नृत्य करते हैं, जो खाते हैं उनको खिलाते हैं। और उस गोत्र के सारे लोग जुटकर ये कई कई गांवों को आमंत्रित करते हैं। तो मुझे लगता है कि चले जाने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी ये लोग आदिवासी बिलीव करते हैं कि जाने वाले बस अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन वो है। और दृश्य और अदृश्य ये दोनों का जुड़ाव है, और हमारा जीवन उसी तरीके से ही चल रहा है। हमको जो अदृश्य है उन शक्तियों को भी जरूरत है, वो बारिश लाए, वो प्रकृति को बचाने में हमारी मदद करे, खेती में हमारी मदद करे। तो ये लोग जो गुजर गए हैं वो अदृश्य है, लेकिन वो जानते हैं कि कैसे प्रकृति चल सकती है या संतुलन में रह सकती है। तो हमारा उनके साथ कनेक्शन जरूरी है, वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए लोग कई बार लोग जब उनको रास्ता नहीं दिखता है तो पूरे गांव के लोग, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बैठ के उनसे बात करने की कोशिश करती है कि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट आप लोगों ने जरूर पहले कोई रास्ता देखा होगा और आप प्रकृति के बीच हैं, तो हमें बताएं कि कैसे चीजें ठीक हो, क्यों हवा खराब हो गई है, क्यों नदी खराब हो गई है, क्या है रास्ता, हमें रास्ता दिखाएं। ये लोग इस तरीके से संवाद भी करते हैं उनके साथ। और वो उनको बहुत दूर चला गया, कोई मर गया स्वर्ग में चला गया, ऐसा नहीं मानते हैं। इसलिए वो हमेशा उनके लिए एक कमरे, अपने घर में एक कमरा भी रखते हैं कि आप यहाँ आराम करें। समय समय उस कमरे की सफाई भी करते हैं, उनको बहुत पवित्र जगह मानते हैं। और अपने पर्व त्योहार में, नाच गान में उनको शामिल भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ दृश्य अदृश्य का फर्क मानते हैं, वरना हम सब अभी भी एक हैं। और जो दृश्य को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है और
अदृश्य होकर पुरखे प्रकृति के साथ जुड़े हैं तो वो हमें रास्ता बता सकते हैं। तो बहुत सारे निशानों पे भी विश्वास करते हैं। जैसे अम, अगर नदी कहीं पे वो कुआं खोद रहे हैं और वहां का पानी का कलर कुछ चेंज हो गया, या उसी समय कुछ किसी किसी का निधन हो गया, कुछ हो गया, या तो वो मानते हैं कि धरती ये मना कर रही है कि यहाँ पानी मत खोदो, कोई दूसरा जगह देखें। तो वो फिर बात करते हैं कि क्या आप नाराज हैं हमसे, या यहाँ पे कोई समस्या है, ये हमें ये निशान साइन मिल रहा है तो हम कोई दूसरा। तो मुझे लगता है प्रकृति से उनका अपने परिवार की तरह संबंध रहता है और वो कभी बिछड़ते नहीं हैं। तो वो कई जगहों पे मैं देखती हूँ, पहाड़ों के भी वो मानते हैं ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माएँ हैं, या फलाना पहाड़ इतने आगे 3-4 आगे की पहाड़ियों का पति है, ये उनकी पत्नियां हैं, ये छोटी पहाड़ियां उनकी बेटी हैं, इनके बच्चे हैं। तो ये ऐसे परिवार की तरह देखते हैं और उनका भी बहुत सम्मान करते हैं। और उनसे पूछ पूछ के कुछ अगर करना है तो उनसे पहले प्रार्थना करते हैं या पूछते हैं। और वो साइन देखते हैं नेचर में, क्या साइन है, क्या हवा बदल गई, क्या माटी बदल गया, या पानी का रंग बदल गया। ऐसा साइन देख के फिर वो कहते हैं कि वो कदम उठाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो संबंध है ये बहुत खूबसूरत संबंध है। और मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से आज तक, मेरे कोई गुरु नहीं रहे, किसी ने मुझे सिखाया नहीं कि जीवन में कैसे चलना है। मैंने हमेशा प्रकृति की ओर देखा है और हमेशा अपने भीतर उनकी आवाज सुनने की कोशिश की है। क्या है रास्ता, अगर एक जीवन इस धरती में है तो किस तरह चलें, क्या करें, या पूरी दुनिया जिस तरह भाग रही है वो आप चाहते हैं या क्या। हमेशा मैंने नेचर से बात किया है और मुझे लगता है मुझे उसका जवाब मिला है। कभी जवाब नहीं भी मिला है तो मैंने बहाव में देखना चाहा है कि जीवन के बहाव में फिर होता क्या है, उससे क्या सीखा जा सकता है। तो मेरे लिए कोई भी घटना, कोई भी इंसान, कोई भी चीज मेरे जीवन में जो वो घटती है, मैं उसको बुरा और भला ऐसा करके मैं जज नहीं करती हूँ। मैं देखती हूँ कि अगर ये घटा है इसके पीछे नेचर का क्या साइन है, क्या हम इससे सीख सकते हैं। जब लोग आलोचनाएं करते हैं तो शुरुआत में मुझे वो बहुत तकलीफ देता था। लेकिन मैंने जब इस तरीके से देखना शुरू किया कि अगर किसी इंसान ने गुस्से में भी, वो एनर्जी है, गुस्से में भी अगर कोई बात कही है तो ये ब्रह्मांड में वो एनर्जी मुझसे क्या कहना चाहती है। क्या मुझे, मैं वो देख नहीं पा रही हूँ जो वो देख पा रहा है, या वो अपनी कमी की वजह से, ठीक है फ्रस्ट्रेशन में कह दिया, कोई बात नहीं, वो उसका निकल गया, उसका भला हुआ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसने वो कोई बात कह रही है, क्या मुझे देखनी चाहिए, अपनी एनर्जी देखनी चाहिए कि। और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, बहुत बहुत। मैं कई बार ऐसे लोगों की बहुत कृतज्ञ हूँ जिसने बहुत बुरी तरीके से मुझे अगर अपमानित भी किया हो या मेरे खिलाफ भी बोला हो या आलोचनाएं भी की हूँ, मैंने उससे बहुत सीखा है। तो मैं नेचर की बहुत कृतज्ञ होती हूँ कि वो ऐसे लोगों के माध्यम से भी कई बार मुझे ठीक रास्ते में या मुझे कुछ संदेश देने का काम करता है। तो मेरे आज तक मेरे कोई गुरु नहीं है। जो अगर मेरे आसपास जो लोग रहे, मेरे से बड़े उम्र के लोगों ने भी मेरी बहुत, वो उन्होंने बहुत सीखा मुझसे। और उन्होंने कहा हमारे हमारे जीवन में जो डर था, हमारे जीवन में बहुत सारी जो चीजें थी, हम कैसे एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो आप बड़े उम्र के हैं तो हमारे गुरु बन के बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत मित्रवत संबंध, मैंने सुंदर संबंध, अच्छे लोग मैंने पाए और हम लोगों ने एक दूसरे से सीखा। और हम सबके सब जो भी जीवन में एक एक लोग जुड़ते गए, हम सब के सब नेचर की ओर ही गए। और अ, उनके साथ ही हमने अपने आप को भी ढूंढना शुरू किया, एज इंसान बहुत ग्रो किया। मुझे लगता है कि इसलिए इसलिए मैं वो बार बार उसका जिक्र करती हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपसे जसिंता मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने काफी कुछ हासिल किया है समाज में। जी, आपका अपनी जाती जिंदगी के लिए क्या ख्वाब है, और आपका आपका ख्वाब अपने आदिवासी कम्युनिटी में जो और साथी हैं, आपके समाज के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनके लिए क्या ख्वाब है? मैं मेरा बचपन का तो अनुभव बहुत बुरा था। और हम हमेशा, मुझे लगता था कि एक घर के भीतर, एक जीवन के भीतर एक दूसरे का सम्मान क्यों नहीं है, एक दूसरे के लिए स्पेस क्यों नहीं है, और वो संवाद क्यों नहीं है। तो मैंने बाद के दिनों में जब मैं अपनी बहनों को भी अपने साथ शहर लेकर आई और हम
यहाँ पे काम की तलाश करने लगे, पढ़ाई के लिए हम स्ट्रगल करने लगे। तो मैंने हमेशा घर के भीतर में वो कोशिश किया कि मेरी बहनों के बीच में वो सम्मान और वो कैसे लेकर आए, वो संवाद कैसे लेकर आए। और मैं चाहती थी कि जो मेरे भाई या पिता ने जो गलतियां की, जो चीजें अपने जीवन में वो समझ में नहीं पाए, मैं वो अपने जीवन में ना करूं। और हमने घर के भीतर में एक बहुत समाज का, बहुत कनेक्शन का, कि हम बिना बात के भी लोगों एक दूसरे को कैसे महसूस कर पा रहे हैं। मैंने देखा कि बाद के दिनों में मैं और मेरी दो बहनें, हम लोग बहन वाले रिश्ते में नहीं रह गए। हम बहुत अच्छे मित्र बन गए। और वो मेरी से छोटी हैं, लेकिन कई बार वो मुझे बताती हैं, कई बार वो मुझ में सुधार करती हैं। मुझे लगता है ये जो परिवार के भीतर जो है समाज है, सम्मान है, स्पेस है, और एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पूरे अस्तित्व का स्वीकार है, आपकी कमियों के साथ, आपकी अच्छाइयों के साथ, और आपकी ये सारा जो स्वीकार है। मैं एक ऐसे समाज की भी कल्पना करती हूँ जहाँ पे इस तरीके का कनेक्शन हो इंसानों के बीच में, ऐसा ह्यूमैनिटी हो, और आप बात करें नहीं करें, आप महसूस कर सके एक दूसरे की पीड़ा को, एक दूसरे की खुशी को। एक ऐसा समाज, मुझे यही आज फील होता है। मैं इतनी दुनिया में घूम रही हूँ, लोग जितना भी दुनिया आगे बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। मैं देखती हूँ कि चाहे वो ब्राह्मण का लड़का हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का कोई लड़का हो या लड़की हो, कितना हम एज ए इंसान के रूप में नीचे गए हैं, कितना हम डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, कितना हमारा भीतर, जीवन के भीतर में स्ट्रगल बढ़ा है। ऐसा मैं नहीं पाती हूँ। मेरे मेरे कुछ मित्र हैं जो ब्राह्मण हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय से मित्र हैं। हम लोग ये पाते हैं कि कैसे इंसान के रूप में इस समाज ने हमको हमारे नई पीढ़ी के लिए कठिन रास्ता किया है। एज ए इंसान हम सब एक ही स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना डर से, अपना एंजाइटी से, अपना सुरक्षा से, इस पूरे समाज का दबाव से। कई कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है जब हम आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हम इंसान के रूप में बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। और दूसरे समुदाय की जो मेरे साथी हैं, युवा हैं, वो पूछते हैं कि कौन सा दर्शन है जिससे तुम में इतनी सहजता है, इतना कनेक्शन फील हम कर पाते हैं, और हम अब बहुत सारे खोल को छोड़ के हम निकल पाते हैं। जो हमारा वो डर है, वो सारी चीजें, ये नेचुरलपन जो है, ये कैसे आता है। तो हम तब आदिवासी जीवन दर्शन की बात करते हैं। मैं ऐसे समाज की ही मैं कल्पना करती हूँ कि कैसे इन सारी चीजों से निकल के हम, जो नई पीढ़ी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजी रोजगार का कई मेरे मित्रों को इतना परेशानी नहीं है, लेकिन एज ए इंसान इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, इतना व्याकुल, और संबंधों में कनेक्शन नहीं है, ना माता पिता के साथ, ना भाई बहनों के साथ, ना समाज में किसी के साथ नहीं। बहुतों को महसूस होता है कि तुम तो एक जड़ जमीन की बात करती हो, हमारा तो कोई जड़ जमीन महसूस नहीं होता है, हम कहाँ है पता नहीं। ये इतने इतने लोग जो ऐसा झेल रहे हैं, वो कहाँ समाज में डील करने के लिए वो कोई बात नहीं होता। और आप सिर्फ संस्थाओं को बचाने के लिए पूरा समाज जुटा हुआ है, और क्या विकास हो रहा है। मुझे तो इंसान के रूप में जब हम खुश नहीं है, विकास नहीं कर रहे हैं, इंसान के रूप में जितना जीवन इस धरती पे जी रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील नहीं कर रहे, तो क्या ही हम विकास कर रहे हैं, क्या ही अचीव कर रहे हैं। मैं बहुत अपने बहुत जीवन शुक्रिया जसिंता, आज हमसे बात करने के लिए, और फिर मिलते हैं जल्दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।